कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मुग्धा बोली, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं रहती हूँ कि मुझे शिवांश के प्यार पर कोई शक है। अच्छे से जानती हूँ कि शिवांश मुझसे बहुत प्यार करते हैं, शायद इतना कि जितना कोई किसी से ना करता हो। मेरे यहाँ रहने की वजह कुछ और है, और वह वजह अगर शिवांश को पता चल गई तो वो अपने घर वालों से नफरत करेगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। शिवांश के दादा दादी बहुत बूढ़े हैं, उन्हें इस समय शिवांश की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर शिवांश को सच पता चला तो वो अपनी दादी से नफरत करने लगेगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, और मैं उनकी दादी के साथ भी नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। उषा जी बोली, तू क्या कह रही है बेटा? मुग्धा बोली, मैं सच कह रही हूँ। मैं कल जितना शिवांश से प्यार करती थी उतना ही आज भी करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। कुछ मजबूरी की वजह से मैं आज उनसे दूर हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरा प्यार उनके लिए ख़त्म हो गया है या फिर मैं उनके प्यार की निशानी को मार दूँ। ऐसा कभी सपने में भी मत सोचिएगा पापा। अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो मैं जिंदा भी नहीं रह पाऊंगी। उषा जी बोली, तो फिर इस बच्चे को तू शिवांश को नहीं देगी? मुग्धा बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैंने उनसे उनका प्यार छीन लिया है, अब जीने की वजह नहीं छीनूंगी। मैं उन्हें यह बच्चा ज़रूर दूंगी, यही बच्चा उनके जीने की वजह बनेगा। किसी को कुछ समझ नहीं आता है, सभी एक एक करके मुग्धा के रूम से चले जाते हैं। मुग्धा बेजान सी वहीं बैठ जाती है और रोते हुए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना शिवांश, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरी मजबूरी है, मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं मेरे आरुष की जान को खतरे में नहीं डाल सकती हूँ, और ना ही आपके दादा दादी के बुढ़ापे के सहारे को उनसे दूर कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता था कि हमारा साथ बस यहीं तक का था, पर यकीन कीजिए मैं ज़िंदगी भर आपसे ही प्यार करूँगी। फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए, आप इसे अपने पास रखिएगा, यह आपको हमारे प्यार की याद दिलाएगा। इधर शिवांश कार के पास आता है, पर अब उसने हिम्मत नहीं थी। वो वहीं कार के सहारे टिक कर एकटक मुग्धा के घर को देख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, आंखों से आंसू निकलने को बेताब थे। न जाने कैसे उसने उन्हें जब्त कर रखा था। शिवांश बोला, मैं जानता हूँ तुम जो बोल रही हो सब झूठ है, क्योंकि तुम चाहे जो बोलो, पर तुम्हारी आंखें उसमें समाये हुए वो आंसू सच बोल रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बकवास पर विश्वास कर लूँगा? बिल्कुल नहीं। भगवान भी आकर बोले ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो भी मैं न मानूं। अच्छा तरीका है अपने आप को बहलाने का, किसी की आवाज़ आती है। शिवांश नज़र उठाकर देखता है तो ऋषि खड़ा था। ऋषि सभी के साथ ही रह रहा था, पर अभी कुछ काम से बाहर गया था। ऋषि देर से ही सही, उसे अक्ल तो आई कि तुम उसके काबिल नहीं हो, अब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी। शिवांश बोला, मानता हूँ कि मैं उसके काबिल नहीं था, पर उसने बनाया है मुझे अपने काबिल। और रही बात आगे बढ़ने की, तो वो बढ़ चुकी है। तुम्हें भी मामा बनने की बहुत बहुत बधाई हो। शिवांश की बात सुनकर ऋषि हक्का बक्का रह गया। शिवांश वहाँ से जाने लगता है, फिर पलटकर ऋषि के कंधे पर हाथ रखते हुए, जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, मैं भी नहीं करता, पर फिर भी तुमसे मदद मांग रहा हूँ। प्लीज़ उसका ध्यान रखना, उसे अभी बहुत ज़रूरत है। मैं उसके पास नहीं रह सकता, पर तुम तो रह सकते हो, उसका ध्यान रखना। इतना बोलकर शिवांश बिना उसकी बात सुने चला गया। ऋषि जाते हुए शिवांश को देख रहा था। आज शिवांश की आवाज़ में उसको दर्द झलक रहा था। ऋषि को भी बहुत अजीब लगा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुग्धा का शिवांश को छोड़ना सही है या नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शिवांश ने मुस्कुराना, खुश होना तो दूर, बात करना भी छोड़ दिया था। अब गलती करने पर भी किसी को सज़ा देना तो दूर, डांटना तक छोड़ दिया था। अब चुपचाप ऑफिस आता, अपना काम करता और वापस चला जाता ओबराय मेंशन। अब वह ओबराय मेंशन जाने लगा था, पर वहाँ भी वह किसी से बात नहीं करता था। आलोक जी ने कई बार कोशिश की उससे बात करने की, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन सुबह सुबह शारदा जी बहुत खुश थी, घर पर काफ़ी हलचल थी। आलोक जी को उस रात के बारे में भी कुछ भी पता नहीं चला। उन्हें लगा कि शायद उनकी तबीयत ही खराब हो गई होगी। आलोक जी बोले, क्या बात है, आज आप बहुत खुश नज़र आ रही हैं। शारदा जी बोली, हाँ, क्योंकि बात ही ऐसी है। आलोक जी बोले, ऐसी भी क्या बात है, घर में ऐसा मातम छाया हुआ है और आप खुश हो रही हैं। शारदा जी बोली, अब यह मातम हटने वाला है, यही सोच सोच कर मैं खुश हो रही हूँ। आलोक जी बोले, मतलब क्या है, मैं समझा नहीं। शारदा जी बोली, इस घर से बुरी बला तो कभी की दूर हो गई है, पर अभी तक इस घर ने खुशियों का सवेरा नहीं देखा है जो आज उगा है।
आलोक जी बोले पहेलियाँ मत बुझाइए, सीधे सीधे बताइए। तभी रिया अपने माँ बाप के साथ में अंदर आती है। रिया के पिता मिस्टर खन्ना। कैसे हैं आप मिस्टर ओबराय? आलोक जी बोले आप यहाँ? मिस्टर खन्ना बोले जी माँ जी ने बुलाया तो आना ही पड़ा। आलोक जी शारदा जी को देखते हैं। शारदा जी उन्हें इग्नोर करते हुए आइए आइए बैठिए, मैं बस आप ही की राह देख रही थी। सभी बैठ जाते हैं। शारदा जी सर्वेंट से चाय नाश्ता लाने को बोलती हैं। इतने में पंडित जी भी आ जाते हैं। आलोक जी हैरानी से, या पंडित जी ये क्यों आए हैं? शारदा जी बोली आइए आइए पंडित जी। आलोक जी थोड़ा सख्ती से, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, यहाँ चल क्या रहा है? शारदा जी बोली पंडित जी को मैंने ही बुलवाया है सियांश और रिया के शादी के मुहूर्त निकलवाने के लिए। आलोक जी थोड़ा गुस्से से, या आप क्या कह रही हैं? हमारे पोते की शादी हो चुकी है। शारदा जी भी उसी लहजे में, और आपकी बहू अब इस घर को और आपके पोते को छोड़कर चली गई है। अब आप क्या चाहते हैं कि वह सारी जिंदगी उसी के गम में डूबा रहे? आलोक जी बोले शिवांश कभी नहीं मानेगा। शारदा जी बोली वह अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचेगा तो क्या हम भी उसकी खुशियों के बारे में नहीं सोचे? देखा नहीं आपने कैसे हालत कर ली है उसने? वह लड़की तो उसे धोखा देकर उसे बर्बाद करके चली गई, और अब आप चाहते हैं कि वह सारी ज़िंदगी ऐसे बर्बादी में रहे? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। रिया को भी आप कितने समय से जानते हो, कितनी प्यारी बच्ची है, कितना ध्यान रखती है, हमारे शिवांश को खुश रखेगी। आलोक जी भी चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी लगा था कि मुग्धा सच में शिवांश को धोखा देकर चली गई है, और शिवांश की हालत अब वो जानते थे, इसलिए वह भी चुपचाप चुप हो जाते हैं। शारदा जी बोली पंडित जी आप शादी का मुहूर्त निकालिए। पंडित जी अपनी पोथी निकालते हैं और कुछ गणना करने के बाद, जजमान अगले महीने की 15 तारीख बहुत ही शुभ है, आप चाहे तो उसमें शादी कर सकते हैं। रिया बोली इतना लेट? सब रिया को हैरानी से देखते हैं। रिया शर्माते हुए सॉरी सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाती है। रिया की माँ बोली माफ़ कीजिएगा अभी नादान है। शारदा जी बोली अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमें खुद को भी यह बहुत लेट लग रहा था। पंडित जी थोड़ी जल्दी की तारीख निकालिए। पंडित जी बोले ठीक है, इस महीने की 28 तारीख भी शुभ है, आप चाहें तो उसमें भी विवाह संपन्न कर सकते हैं। शारदा जी बोली तो फिर ठीक है, हम इस महीने की 28 तारीख को ही रख लेते हैं। आलोक जी बोले पर एक बार शिवांश। शारदा जी उन्हें चुप रहने का इशारा करती हैं तो वह भी चुप हो जाते हैं। तब तक शिवांश आ जाता है। शारदा जी मिठाई का टुकड़ा शिवांश के मुंह में देते हुए, बधाई हो बेटा। शिवांश को कुछ समझ में नहीं आता है। उसे असमंजस में देखकर शारदा जी, मैंने तेरी और रिया की शादी तय कर दी है, इस महीने की 28 तारीख को तुम दोनों की शादी है। शारदा जी की बात सुनकर शिवांश भी थोड़ा हैरान रह जाता है, फिर मुस्कुराते हुए उनके हाथ में से मिठाई का एक टुकड़ा लेकर उनके मुंह में डालते हुए, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आप परदादी बनने वाली हो। शिवांश की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। आलोक जी बोले ये तू क्या बोल रहा है? शिवांश बोला सही बोल रहा हूँ, आपकी बहू माँ बनने वाली है, आपको जल्दी खानदान का वारिस मिलने वाला है। शारदा जी गुस्से से, यह क्या मजाक है? वह तुझे छोड़कर यहाँ से जा चुकी है, उसने तो उसे प्यार का झूठा नाटक किया था, और अब यह बच्चा। शिवांश बोला वह बच्चा मेरा है, कोई मजाक नहीं है, मजाक तो यहाँ चल रहा है, जल्दी से इसे बंद कीजिए वरना ठीक नहीं होगा। शारदा जी बोली ऐसा नहीं होगा, मैं तेरी और रिया की शादी करवा कर ही रहूँगी। शिवांश मुस्कुराते हुए, आपसे जो हो सकता है कर लीजिए, यह शादी तो कभी नहीं होगी, इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। आलोक जी अपने कमरे में चले जाते हैं। रिया रोते हुए, दादी जी ये शिवांश क्या कह रहे थे, अब क्या होगा? शारदा जी बोली तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगी, तेरी और शिवांश की शादी ज़रूर होगी। रिया बोली पर वह मुग्धा प्रेग्नेंट है। शारदा जी बोली कुछ नहीं होगा, वह खुद ही वह बच्चा गिरा देगी, आखिरकार वह खुद ही तो छोड़ कर गई थी। रिया बोली अरे दादी जी आप भावनाओं में बह रही हैं, वह खुद छोड़कर नहीं गई थी, हमने उसे मजबूर किया था यहाँ से जाने के लिए। अगर आप वह सब नहीं करते तो वह घर छोड़कर कभी नहीं जाती, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वह बच्चा गिराएगी। शारदा जी बोली वह नहीं गिराएगी तो हम उसे मजबूर करेंगे गिराने के लिए। रिया बोली पर कैसे? शारदा जी बोली जैसे मजबूर किया था यहाँ से जाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही। रिया खुश होते हुए, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अगर उसने शिवांश का बच्चा गिरा दिया तो शिवांश उसे एक्सेप्ट करना तो दूर, उसकी शक्ल तक नहीं देखेगा। वाह दादी जी आपका दिमाग तो जेम्स बॉन्ड की तरह चलता है, यू आर अ जीनियस। शारदा जी खुश हो जाती हैं। वहीं यह बात सुनकर किसी की हैरानी के मारे आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शाम का समय। शिवांश बोला आपने बुलाया दादाजी? आलोक जी बोले हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
शिवांश बोला, अगर आप रिया से शादी करने के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आलोक जी बोले, तो कब तक क्यों अकेले रहने का इरादा है? शिवांश बोला, ज़्यादा दिन नहीं, एक बार मेरा बच्चा आ जाए फिर मुग्धा को भी मेरे पास आना ही होगा। आलोक जी बोले, तुम्हें पूरा यकीन है कि वह बच्चा तुम्हें दे देगी? और अगर तुमने उससे ज़बरदस्ती ले भी लिया तो इस बात की क्या गारंटी है कि वह भी वापस आ जाएगी? शिवांश के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। आलोक जी बोले, क्या तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मुग्धा घर छोड़कर क्यों गई है, या तुमने मान लिया कि उसने तुम्हें धोखा दिया है? शिवांश बोला, हरगिज नहीं, मैं जानता हूँ कि कोई ना कोई तो वजह होगी जो वह मुझे छोड़कर गई है, और रही बात धोखे की तो वो मैं कभी नहीं मान सकता। आलोक जी बोले, तो तुमने वो वजह जानने की कोशिश नहीं करी? शिवांश बोला, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वजह मुझे पता भी चल जाती है तो भी मुग्धा यहाँ पर कभी नहीं आती, क्योंकि अगर वजह इतनी बड़ी नहीं होती तो वह मुझे छोड़कर कभी जाती भी नहीं, और वजह जानकर मैं उसे ज़बरदस्ती लाने गया तो वह अपने आप को मार देगी और साथ साथ हमारे बच्चे को भी। मैं यह नहीं होने दे सकता था। आलोक जी बोले, तो फिर तुम उस वजह को क्यों नहीं ख़त्म कर देते हो? शिवांश बोला, मतलब? आलोक जी बोले, मतलब यह है कि तुम्हारी दादी ने ही उसे यहाँ जाने के लिए मजबूर किया था, और उन्होंने ही उसे धमकी दी कि अगर वो यहाँ से नहीं गई तो वह आरुष के जान से मार देगी। सभी जानते हैं कि मुग्धा के लिए आरुष से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं, तुम भी नहीं, क्योंकि एक माँ के लिए उसके बच्चे से बड़ा कोई नहीं होता है। चाहे उसने आरुष को जन्म ना दिया हो, पर वह उसकी माँ है। शिवांश हैरानी से, आप जानते हैं यह सब? आलोक बोला, जी हाँ जानता हूँ, और आरुष किसका बेटा है यह भी जानता हूँ। शिवांश बोला, दादी ने यह सब क्यों किया? उन्होंने तो मुग्धा को एक्सेप्ट कर लिया था ना? आलोक जी बोले, बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारी दादी हैं, तुमसे 2 कदम आगे ही निकली। हमने और तुमने समझ लिया कि वो बदल गई हैं और उन्होंने मुग्धा को एक्सेप्ट कर लिया, पर यह सब तो उनका प्लान था मुग्धा को इस घर से निकालने का। अब तू जाकर उसे ले आ, और हाँ, उसे यहाँ लेकर मत आना, वापस फार्म हाउस ही जाना, क्योंकि तुम्हारी दादी चाहे कैसी भी हो मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता हूँ। शिवांश बोला, ठीक है, पर यह सब इतनी आसानी से नहीं होगा, दादी और मुग्धा दोनों को ही सबक सिखाना पड़ेगा। आलोक जी बोले, पर मुग्धा को क्यों? शिवांश बोला, क्योंकि उसे भी बहुत महान बनना है ना, अपनी महानता के कारण मुझे छोड़कर गई है, तो थोड़ी सज़ा उसे भी तो मिलनी चाहिए। आलोक जी बोले, पर वह तो आरुष के लिए गई है। शिवांश बोला, आरुष के लिए नहीं गई है, आप दोनों के लिए गई है। आलोक जी बोले, मैं कुछ समझा नहीं। शिवांश बोला, वो चाहती तो मुझे सब सच सच बता सकती थी, और उसे पता था कि मैं उसकी बात मान भी लूँगा और फिर उसे और आरुष को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा, पर वह आप दोनों को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए मुझे छोड़कर चली गई। इसकी सज़ा तो उसे ज़रूर मिलेगी। आलोक जी बोले, वो बेचारी बच्ची हमारे बारे में कितना सोचती है, और तुम्हारी दादी? शिवांश बोला, आप दादी की चिंता मत करिए दादाजी, उन्हें भी अच्छा सबक सिखाऊंगा। अब समय आ गया है आरुष के सच को सबके सामने लाने का। आलोक जी बोले, तू क्या करने वाला है? शिवांश बोला, बस आप देखते जाइए। मुग्धा बेटा, तूने अभी तक खाना नहीं खाया, यह सब तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तेरा 3रा महीना पूरा हो गया है, पर फिर तुझे अभी इतनी कमज़ोरी है, तेरा वज़न बढ़ने की जगह कम होता जा रहा है। ऐसे कैसे चलेगा बेटा? अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए टाइम से खाया कर। मुग्धा कुछ पेंट कर रही थी। खा रही हूँ माँ, बस ये पूरा हो ही गया। उषा जी बोली, यह लड़की भी ना पता नहीं सारा दिन क्या पेंट करती रहती है, किसी को बताती तक नहीं, ना ही कमरे में आने देती है। उषा जी कमरे में झांकने लगती हैं, इतने में ही मुग्धा बाहर आ जाती है। माँ, ये गलत बात है, मैंने आपको समझाया था ना, ये मेरा पर्सनल कमरा है, इसमें कोई नहीं आएगा। उषा जी बोली, हाँ हाँ तो ठीक है ना, मैं भी कौन सा देख रही थी, मैं तो बस तुझे खाने के लिए बुला रही हूँ, चल जल्दी से नाश्ता कर ले। मुग्धा बोली, ठीक है आप जाइए, अभी हाथ मुँह धोकर नाश्ता कर लूँगी। उषा जी वहाँ से चली जाती हैं। मुग्धा वापस अपने कमरे से अटैच पेंटिंग रूम में आ जाती है। मुग्धा चारों तरफ नज़र दौड़ाती है, जहाँ पर शिवांश की ही पेंटिंग थी, कभी मुस्कुराते हुए तो कभी गुस्सा करते हुए, कभी हंसते हुए तो कभी उदास होते हुए। आज तक मुग्धा ने शिवांश को जिन जिन कपड़ों में जिन जिन एक्सप्रेशन के साथ देखा था, सभी को उसने पेंटिंग में उतार दिया था। शिवांश को जी भर कर देख लेने के बाद अपने आंसू पोंछकर वापस से रूम में आती है और हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने लग जाती है। फिर पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से बात करते हुए, बेबी देखा ना अपने पापा को, कितने खड़ूस हैं, हमेशा गुस्से वाले मूड में ही रहते हैं, पर आप जब बाहर आओगे ना तब उन्हें इतना परेशान करना कि सारा गुस्सा करना ही भूल जाएं।
पता है उन्होंने आपकी मम्मा को भी बहुत परेशान किया है। आप उनसे मेरा बदला ज़रूर लेना, लोगे ना? वैसे एक बात बताऊं, आपके पापा बाहर से जितने सख्त हैं अंदर से उतने ही नर्म हैं। आपके आने के बाद मैं आपको उन्हें दे दूंगी। यह सब करना मेरे लिए भी आसान नहीं होगा, पर आपके पापा के लिए मुझे यह करना होगा, क्योंकि मेरे बाद आप ही तो हो जिसे उनका ध्यान रखना होगा। आप अपने पापा का ध्यान रखोगे ना? मुग्धा अपने बच्चे से बातें कर रही थी कि तभी उसे नीचे से आवाज़ आती है, मुग्धा नीचे आओ बेटा जल्दी। मुग्धा नीचे आती है। क्या बात है, आप सब परेशान लग रहे हैं, कोई बात है क्या? विक्रम जी एक लिफाफा मुग्धा को देते हुए। मुग्धा बोली, क्या है? मुग्धा उस कागज़ को खोलकर पढ़ने लगती है। उस पेपर को पढ़कर मुग्धा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पेपर हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। मुग्धा घबराते हुए, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने अरु को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। वहाँ उसकी जान को खतरा है। शिवांश समझते क्यों नहीं? मैं आरुष से कितना प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। शिवांश मुझसे किस बात का बदला ले रहे हैं? वह मेरा बच्चा क्यों छीन रहे हैं मुझसे? उषा जी बोली, तू इतनी घबरा मत बेटा, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। विक्रम जी बोले, हाँ बेटा तू चिंता मत कर। मुग्धा रोते हुए, पर मेरा आरू। ऋषि बोला, मैंने कागज़ पढ़ते ही सबसे पहले वकील अंकल से बात करी है। शिवांश का केस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उन लोगों का और उसके साथ में खून का रिश्ता है। इसलिए जज पहली ही तारीख में फैसला सुना देंगे और आरुष को उन्हें सौंप देंगे। हम कुछ नहीं कर सकेंगे। मुग्धा बोली, ऐसे कैसे वो लोग आरुष को उन्हें सौंप देंगे? आरुष कोई खिलौना नहीं है, मैं आरुष की माँ हूँ। मैंने भले ही उसे जन्म नहीं दिया है, पर मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, और उसकी जान मुझ में बसती है और मेरी जान आरुष में। और वह समझते क्यों नहीं है कि वहाँ उसकी जान को खतरा हो सकता है? विक्रम और ऋषि एक साथ बोले, खतरा? क्या मतलब है तेरा? मुग्धा बोली, नहीं नहीं कुछ नहीं, आरुष मेरे बिना नहीं रह सकता है, बस आप लोग इतना समझ लीजिए। मैं आरुष को किसी को नहीं सौंपने वाली। विक्रम जी ऋषि से, तुम वकील से बात करो, हम यह केस लड़ेंगे और जीतेंगे भी। ऋषि बोला, ठीक है पापा, परसों कोर्ट की हियरिंग है। विक्रम जी बोले, टाइम बहुत कम है, जल्दी जाओ और सब तैयारी करो। मुग्धा वापस अपने रूम में आ जाती है और शिवांश की फ़ोटो को देखते हुए, क्यों क्यों कर रहे हैं आप यह सब? आप समझते क्यों नहीं? मैं आपको आपके जीने की वजह दे तो रही हूँ। प्लीज़ थोड़ा धीरज रखिए। मैं आपके पास में नहीं आ सकती, ना ही आरुष को भेज सकती हूँ। मानती हूँ उस पर आपका भी उतना ही हक है जितना मेरा, या शायद मुझे से भी ज़्यादा, पर समझने की कोशिश कीजिए प्लीज़। मेरी तकलीफ़ को और मत बढ़ाइए, यह सब मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। 2 दिन बाद कोर्ट में शिवांश पहले ही पहुंच चुका था। वो वहां बेसब्री से मुग्धा का इंतजार कर रहा था। कोर्ट के बाहर मीडिया का हुजूम लगा हुआ था। मुग्धा के साथ विक्रम जी और ऋषि थे। मुग्धा को देखकर सभी मीडिया वालों ने मुग्धा को घेर लिया और तरह तरह के सवाल करने लगे थे। विक्रम जी और ऋषि जैसे तैसे मुग्धा को मीडिया के बीच में से निकाल कर कोर्ट में लेकर आते हैं। शिवांश जैसे ही मुग्धा को देखता है, उसकी नज़रें मुग्धा के चेहरे पर ठहर जाती हैं। हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे से आज रौनक जैसे गायब थी। आंखों में सूनापन पसरा हुआ था। चेहरे पर आरुष को खोने का खौफ साफ साफ नजर आ रहा था। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे। वजन पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गया था। मुग्धा को ऐसे देखकर शिवांश के दिल में टीस सी उठती है। जिस लड़की ने उसे उतनी बड़ी खुशी दी थी, जिसे उसे पलकों पर बिठाकर रखना चाहता था, आज वह इस हालत में है। यह देखकर शिवांश का दिल तड़प उठता है। उसका मन कर रहा था कि वह अभी मुग्धा को उठाए और यहाँ से कहीं दूर लेकर भाग जाए। मुग्धा ने भी एक नज़र शिवांश को देखा और फिर चुपचाप जाकर टेबल पर बैठ गई। शिवांश भी अपनी चेयर पर बैठ गया। पल भर के लिए भी उसकी नज़रें मुग्धा से नहीं हट रही थी। कोर्ट की प्रक्रिया चालू हुई और दोनों वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश करी। काफ़ी देर तक कहा सुनी चली और आखिरकार जज ने शिवांश की तरफ अपना फैसला सुना दिया। जज का फैसला सुनकर मुग्धा तो धक सी रह गई। उसका आरुष उससे दूर हो जाएगा, यह सुनकर ही उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। जज वहाँ से उठकर चले जाते हैं। बाकी लोग भी बिखरने लगते हैं। शिवांश मुग्धा को देखता है जो चुपचाप बैठी थी। शिवांश मन में, यह सब मैंने तुम्हें हराने के लिए नहीं, तुम्हें जीतने के लिए किया है। आज मैं सारी दुनिया के सामने आरुष की सच्चाई बता दूंगा, ताकि कोई भी तुम पर कभी भी उंगली ना उठा सके। आज दादी को भी पता चल जाएगा, जिसे वो गंदा खून कहती हैं, असल में वो उन्हीं का खून है। आज तुम यहाँ से सीधे मेरे साथ ही जाओगी। शिवांश अभी सोच ही रहा था कि मुग्धा जोर से चीखती है, नहीं, मेरे अरु को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। विक्रम जी और ऋषि मुग्धा को संभालते उससे पहले ही मुग्धा बेहोश हो गई थी। ऋषि मुग्धा को उठा लेता है।
शिवांश दौड़कर मुग्धा के पास आता है और ऋषि से मुग्धा को लेने लगता है, पर ऋषि से हाथ नहीं लगाने देता है। शिवांश गुस्से से घूरता है और जबरदस्ती ऋषि की गोद से मुग्धा को ले लेता है। शिवांश जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। डॉक्टर शिवांश को बाहर रुकने को बोल मुग्धा को रूम में ले लेते हैं। ऋषि गुस्से से, अब तुम क्या जान लेकर मानोगे उसकी? तुम्हें पता है ना कि वो अभी इस हालत में नहीं है, 2 दिन से सोई नहीं है, रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। अरे उसकी नहीं तो अपने बच्चे की फिक्र कर लो, भगवान ना करे उसे कुछ। शिवांश गुस्से से ऋषि की कॉलर पकड़ लेता है। ऋषि बोला, मुझ पर गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा, यह सब किया धरा तुम्हारा ही है। तभी डॉक्टर बाहर आती हैं, शिवांश घबराते हुए। डॉक्टर, वो कैसी है और हमारा बच्चा वो कैसा है? डॉक्टर बोली, देखिए उनकी हालत बहुत नाजुक है, शॉक की वजह से वो बेहोश है, बीपी भी काफ़ी कम है, ठीक से रिस्पॉन्स भी नहीं कर रही है, यह सब बच्चे के लिए भी सही नहीं है, जल्द ही वो नॉर्मल नहीं हुई तो हम शायद दोनों को ही। अभी वो इतना ही बोलती हैं कि शिवांश गुस्से से उस पर हाथ उठा देता है, पर उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है क्योंकि वो किसी औरत पर हाथ नहीं उठा सकता, वरना मुग्धा और उसके बच्चे के लिए ऐसा कुछ बोलने वाले की वो जान ले लेता। डॉक्टर बेचारी सहम उठती हैं। शिवांश बोला, आई एम सॉरी डॉक्टर, इट्स ओके बोलकर जल्दी से वहाँ से चली गई। ऋषि गुस्से से, आज मुग्धा की जो हालत है वह सब तुम्हारी वजह से है, उसके लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम जानते थे कि उसकी हालत कैसी है, उसके बावजूद भी तुमने उसे इतना स्ट्रेस दिया। 2 दिन से ना उसने खाना खाया ना वह सोई है, 1 मिनट के लिए उसकी आंखों से आंसू नहीं रुके थे, और उसके बिना वह कैसे रहेगी, यह सोचकर ही उसने अपना बच्चा तुम्हारे लिए छोड़ दिया, फिर भी तुम्हें शांति नहीं मिली। पर तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो, तुम्हें सिर्फ अपनी ही पड़ी है, दूसरों के दुख से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। शिवांश कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वाकई में गलती उसकी थी, शायद उसने गलत फैसला ले लिया था, उसे यह सब नहीं करना चाहिए था। अब उसे बहुत अफसोस हो रहा था, वह खुद भी अपने आप को मुग्धा की हालत का दोषी मान रहा था। शिवांश बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। आलोक जी बोले, अब आगे क्या सोचा है बेटा? शिवांश बोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? आलोक जी बोले, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू चाहता क्या है? शिवांश बोला, मैं आरुष की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता था, सबको बताना चाहता था कि आरुष आखिर में है कौन, ताकि मेरी मुग्धा पर उठने वाली हर उंगली को मोड़ सकूं। आरुष की वजह से हर कोई उसे गलत ही समझता है, सब उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं। एक बार उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाए तो उस पर उठने वाली उंगलियां अपने आप झुक जाएंगी, और वहीं दादी को भी पता चलेगा कि जिसे वो गंदा खून कह रही हैं असल में वह उनका अपना खून है। आलोक जी बोले, पर उसके लिए इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी? शिवांश बोला, ज़रूरी था दादाजी, अगर मैं खुद से यह सब बताता तो ना दादी विश्वास करती और ना ही बाकी लोग। सभी लोग यही समझते कि मैं मुग्धा के प्यार में सबसे झूठ बोल रहा हूँ, पर एक बार कोर्ट में यह साबित हो जाता तो सबकी बोलती बंद हो जाती। आलोक जी बोले, पर इस सब में बेचारी मुग्धा पिस गई। शिवांश बोला, मैं यह सब नहीं चाहता था। आलोक जी बोले, पर अब? शिवांश बोला, एक बार मुग्धा ठीक हो जाए उसके बाद देखता हूँ। 2 दिन बाद आज मुग्धा को डिस्चार्ज मिलने वाला था क्योंकि अब उसकी तबीयत में सुधार था, पर यह सिर्फ ऊपरी तौर पर ही था, बाकी अंदर ही अंदर वह कितना टूट रही थी यह तो बस उसका मन ही जान रहा था। आरुष उससे दूर होने वाला था, यह सोच सोच कर ही वह अंदर ही अंदर मरती जा रही थी। पर अपने दूसरे बच्चे के लिए उसे स्ट्रांग रहना था, क्योंकि अगर उसने अपने आप को नहीं संभाला तो वो अपना दूसरा बच्चा भी खो देगी। इसलिए वह अपना मन इकट्ठा कर अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। उषा जी बोली, चले बेटा, सब तैयारी हो गई है। मुग्धा बस हाँ में गर्दन हिला देती है। उषा जी और ऋषि दोनों ही मुग्धा का हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर लेकर आते हैं। अस्पताल के बाहर काफ़ी भीड़ थी, सभी असमंजस में पड़ जाते हैं कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। जिसे जो भी पूछना है वह पूछ सकता है, एक आवाज़ वहाँ से गूंजती है। मुग्धा हैरानी से देखती है तो वहाँ शिवांश बड़े ही स्टाइल से सारे मीडिया वालों के सामने खड़ा था। सर, हमें उस बच्चे के बारे में जानना है, आखिर कोर्ट ने उसकी कस्टडी आपको क्यों दी? आप आपकी वाइफ के नाजायज़ बच्चे को क्यों अपना रहे हैं? सर, क्या आप अपनी वाइफ से अलग हो गए हैं? रिसेप्शन वाली रात क्या हुआ था? पहले आप गायब हो गए, फिर आपकी वाइफ। सुनने में आ रहा था कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं, आपका डाइवोर्स हो गया है। एक के बाद एक सभी अपने सवाल दागने लगते हैं। मुग्धा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुग्धा को देखकर कुछ रिपोर्टर मुग्धा के पास जाने लगते हैं।
1 मिनट, शिवांश सख्ती से बोलता है। किसी ने भी उसकी तरफ एक कदम भी बढ़ाया या उससे कुछ भी घटिया सवाल पूछने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सभी वहीं जम जाते हैं। शिवांश उन्हें वापस से पीछे आने का इशारा करता है तो सब वापस आ जाते हैं। शिवांश बोला, तुम लोगों को यहाँ मैंने बुलाया है, मुझसे सवाल जवाब करो, मेरी वाइफ को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर आप ही हमारे सवालों के जवाब दीजिए। शिवांश बोला, पहला, ना मैं अपनी वाइफ से अलग हुआ हूँ ना कभी होऊंगा। दूसरा, रिसेप्शन वाली रात कुछ काम आ गया था तो मुझे छोड़कर जाना पड़ा। मुग्धा के पापा भी आ गए थे और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो उनके साथ चली गई थी। तीसरा, जब मैं अपनी वाइफ से अलग हो ही नहीं रहा हूँ तो दूसरी शादी का तो कोई मतलब ही नहीं है। और चौथा, सबसे इम्पोर्टेंट, आरुष मुग्धा का बेटा नहीं है। यह सब सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। शिवांश बोला, वो आरुष शेखर ओबराय है, मिस्टर शेखर ओबराय का बेटा, मेरा सौतेला भाई। यह सुनकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि क्या उन्होंने जो कुछ भी अभी सुना वो सच है। शिवांश पेपर आगे करते हुए, यह रही DNA रिपोर्ट। फिर एक और पेपर आगे करते हुए, यह आरुष का बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें फादर की जगह मिस्टर शेखर ओबराय का नाम है। आई होप कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। एक रिपोर्टर पर, अगर सर वो आपका सौतेला भाई है तो आपकी वाइफ के पास कैसे है? हमने सुना है वो दोनों माँ बेटे की तरह रहते हैं, इसके लिए आप क्या बोलेंगे? शिवांश बोला, आज से 7 साल पहले बंगलौर के होटल ब्लू को किसी ने बम से उड़ा दिया था जिसमें मेरे मॉम डैड की डेथ हुई थी। वहीं पर आरुष अपनी मॉम और मेरी वाइफ के साथ मौजूद था। आरुष की मॉम मेरी वाइफ की टीचर थी। उस बॉम्बे ब्लास्ट में आरुष की मॉम की भी डेथ हो गई थी पर आरुष और मुग्धा बच गए। फिर मुग्धा ने आरुष की जिम्मेदारी ले ली। तो सर आपको आपके नाजायज़ भाई के बारे में नहीं पता था? शिवांश खा जाने वाली नज़रों से उस रिपोर्टर को घूरता है और गुस्से से, अब एक और भी उसके लिए नाजायज़ जैसा शब्द यूज किया तो उसके बाद आप अपने अंजाम के जिम्मेदार खुद होंगे। वो रिपोर्टर चुप हो जाता है। शिवांश बोला, मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, अब आप लोग जा सकते हैं। पर रिपोर्टर की तो आदत होती है, वो फिर भी सवाल करते हैं पर शिवांश उन्हें इग्नोर कर मुग्धा के पास आ जाता है। मुग्धा की आंखों में आंसू थे। शिवांश कुछ बोलता उससे पहले मुग्धा रोते हुए, पहले उसे मुझसे छीन लिया, अब उसकी माँ कहलाने का हक भी मुझसे छीन लो। शिवांश बोला, पर लोग तुम पर उंगली उठाते हैं, मैंने जो कुछ भी। मुग्धा हाथ दिखाकर रोकते हुए, आपको क्या लगता है मुझे लोगों की पड़ी है? अरे अगर मुझे लोगों के कहने से फ़र्क पड़ता तो कभी आरुष की माँ नहीं बनती। मुझे डर अपने बच्चे के लिए लग रहा है। आपको पता है जब उसे पता चलेगा कि मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ तो क्या बीतेगी उस मासूम पर? वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगा, अकेला पड़ जाएगा। और आपकी दादी, वो तो उससे इतना नफरत करती हैं कि सच को भी अपना नहीं पाएंगी। आपने सब कुछ तबाह कर दिया शिवांश, सब कुछ। मुग्धा वहाँ से चली जाती है, साथ ही उसका सारा परिवार भी उसके साथ चला जाता है। शिवांश एक बार फिर अकेला रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर करे तो क्या करे। अगर किसी को आरुष की सच्चाई नहीं बताता तब भी मुग्धा तकलीफ में रहती और अब जब पता चल गई है तब भी वह तकलीफ में है। आखिर हर बार उसके कुछ करने से तकलीफ मुग्धा को ही क्यों होती है? तभी आलोक जी का फ़ोन आता है। शिवांश जल्दी से घर आ बेटा, मुझे तेरी ज़रूरत है। शिवांश फ़ोन रख कर फटाफट अपने घर भागता है तो देखता है पूरा हाल का सामान बिखरा पड़ा था, सब कुछ टूटा फूटा था। शिवांश आलोक जी से, यहाँ क्या हुआ है? तभी एक वाज शिवांश के पैर के पास आकर टूटता है। शिवांश देखता है तो सामने शारदा जी गुस्से में खड़ी थीं। शिवांश हैरानी से, दादी ये सब क्या कर रही हैं आप? शारदा जी गुस्से से, आखिर तू समझता क्या है? उस घटिया लड़की की वजह से तूने आज अपने मरे हुए बाप को भी बदनाम कर दिया। अरे कितना अंधा हो गया है तू उस लड़की के प्यार में कि तूने अपने मरे हुए बाप को भी नहीं छोड़ा। तूने उसकी इज्जत पर कीचड़ उछाल दिया, वह भी उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए। तू भूल गया तो तुझे याद दिला दूँ, वो लड़की उस आदमी का खून है जिसने तेरी माँ को और तेरे बाप को जान से मार दिया है। और तू उसके लिए इतना पागल हो गया कि तुझे एक बार भी अपने मरे हुए बाप की इज्जत का ख्याल नहीं आया। शिवांश के दिमाग में मुग्धा के कहे हुए शब्द गूंजने लगते हैं कि आपकी दादी मुझसे और आरुष से इतनी नफरत करती हैं कि वो मुझे इस सच को भी कभी अपना नहीं पाएंगी। सही कहा था मुग्धा ने, सच जानने के बाद भी दादी उसे अपना नहीं पाई। शिवांश थोड़ा गुस्से से, आपके मानने न मानने से सच नहीं बदल जाएगा। सच यही है कि आरुष मुग्धा की नहीं, आपके बेटे की औलाद है। उन्होंने मेरी माँ को धोखा दिया था, उनका किसी और के साथ संबंध था, यह तो आप जानती ही थी।
उन्होंने कभी मेरी माँ से प्यार नहीं किया। और रही बात मेरी माँ के कातिल की, तो वो मुग्धा के पिता हैं, मुग्धा नहीं। हाँ, वह उनकी बेटी है, पर वह उनके जैसी नहीं है। और अब आप भूल रहे हैं कि मुग्धा के पेट में मेरा बच्चा पल रहा है, इस घर का वारिस। क्या आपको उससे भी प्यार नहीं है? शारदा जी गुस्से से, नहीं है, मुझे उस लड़की से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ से प्यार नहीं है। और रही बात वारिस की, तो वो मुझे ज़रूर मिलेगा, पर मुग्धा से नहीं, हमारी पसंद की लड़की से। बहुत जल्दी मैं तुम्हारी और रिया की शादी करवा कर ही रहूँगी। शिवांश बोला, मुग्धा और उसका बच्चा? शारदा जी बोली, मुझे उस लड़की से कोई मतलब नहीं है, बहुत जल्द से उसका और तेरा तलाक करवा दूंगी। और रही बात उसके बच्चे की, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसे रखे या गिरा दे, और अच्छा ही होगा कि गिरा दे, तो वरना फिर उसका नाम लेकर वह फिर हमें ब्लैकमेल करेगी। शिवांश गुस्से से चीखते हुए, दादी सुन भी रही हैं, समझ भी रही हैं आप क्या कह रही हैं? आप उस बच्चे को मारने को कह रही हैं, जो आपका अपना खून है। नफ़रत में आप इतनी अंधी हो गई हैं, क्या आपको सच झूठ कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है? मुझे लगा आरुष की सच्चाई जानकर आपको समझ में आएगा कि आप कितनी गलत थी, पर जब आप सच सुनना ही नहीं चाहती हैं तो कोई क्या ही करे। पर आपकी वजह से मैं अपने बच्चों से और अपनी बीवी से बहुत दूर रह लिया। अब मैं उनके साथ में रहूँगा, और आप अगर नहीं चाहती हैं तो मैं यहाँ लौट कर वापस कभी नहीं आऊँगा, पर रहूँगा तो मैं अपनी बीवी और बच्चे के साथ ही। उन्हें मेरी ज़रूरत है। शारदा जी रोते हुए, और हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इस बुढ़ापे में तुम हमारा सहारा बनने की जगह हमें बेसहारा छोड़कर जा रहे हो। शिवांश बोला, आप बेसहारा ना हो इसलिए वह मुझे छोड़कर गई है। अपने प्यार, अपने घर, अपने परिवार को छोड़कर गई है, पर आप आपकी झूठी शान में ही जी रहे हैं। आप जो जिद कर रही हैं मैं उसे कभी पूरी नहीं कर सकता हूँ। मैं मुग्धा के अलावा किसी और से शादी करना तो दूर सोच भी नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ उसे वापस लाने के लिए। शारदा जी बोली, वो लड़की मेरे घर में कदम तक नहीं रखेगी। शिवांश मुस्कुराते हुए, जानता हूँ दादी, इसलिए उसे यहाँ लेकर कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि नफ़रत की आग आपके अंदर इतनी गहरी हो गई है कि आप उसमें हमारा रिश्ता तो क्या, हमारे बच्चे तक को जलाने के लिए उतर आई हैं। और शायद आप अपनी जीत और अभिमान के गुमान में हमारे बच्चों को ही नुकसान न पहुँचा दें, इसलिए मैं खुद उसे यहाँ पर नहीं लेकर आऊँगा। शिवांश वहाँ से चला जाता है। शिवांश बेटा रुक, मत जा बेटा, रुक। शारदा जी शिवांश को आवाज़ लगाती हैं, पर वो बिना सुने चला जाता है। शारदा जी बोली, आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? उसे रोकिए, देखो वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है, उसे रोकिए, वो लड़की उसे बर्बाद कर देगी। आलोक जी बोले, शिवांश सही कह रहा था, नफ़रत में आप इतनी अंधी हो गई हैं कि आपको अपने पोते की खुशियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। वो बर्बाद होने नहीं, आबाद होने जा रहा है, अपनी खुशियाँ, अपना प्यार लेने जा रहा है। आज उसे कोई भी नहीं रोक सकता, आपने झूठे आंसू भी नहीं। इतना बोलकर आलोक जी रूम में चले जाते हैं। शारदा जी अपने आंसू पोंछते हुए, तुझे तो मैं बर्बाद कर दूंगी, तुझे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, तू जहाँ जहाँ जाएगी मेरा पोता तेरे पीछे आएगा। पर जब तू इस दुनिया में ही नहीं रहेगी तो वो किसके पीछे जाएगा? अब तुझे इस घर से ही नहीं, इस दुनिया से दूर जाना होगा, तभी मुझे और मेरे पोते को शांति मिलेगी। फिर शारदा जी रिया को फ़ोन मिलाती हैं। हेलो रिया बेटा, अभी के अभी घर आ जाओ। नहीं, हम तुम्हें पता देते हैं, तुम वहाँ आओ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। मुग्धा का घर। विक्रम जी बोले, मुझे ऐसा लगता है बेटा कि तुम्हें आरुष को सब कुछ बता देना चाहिए कि तुम उसकी असली माँ नहीं हो। मुग्धा हैरानी से विक्रम जी को देखती है। उषा जी बोली, हाँ बेटा, सबको यह बात पता चल चुकी है, और आज नहीं तो कल आरुष को भी पता चल ही जाएगी। उसे कहीं बाहर से पता चले, इससे अच्छा कि तू खुद उसे बता दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तू अपने तरीके से बता भी सकेगी और समझा भी सकेगी। विक्रम जी बोले, और कोर्ट ने भी तो ऑर्डर दिया है आरुष को शिवांश को सौंपने का। मुग्धा गुस्से से चीखते हुए, मैं किसी जज का ऑर्डर नहीं मानती, आरुष मेरा बेटा है और मेरे साथ ही रहेगा। उषा जी मुग्धा को शांत करते हुए, चिंता मत कर और इतना गुस्सा भी मत कर, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। कोई भी तुझे तेरे आरुष से दूर नहीं करेगा। ऋषि बोला, हमारे होते हुए कोई उसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकेगा, तेरा भाई अभी जिंदा है, तू चिंता मत कर, तू जा और आरुष से बात कर। मुग्धा आरुष के रूम में चली जाती है। विक्रम जी बोला, तूने कह तो दिया है, पर तू शिवांश को भी जानता है, वो कितना जिद्दी है। अगर उसने सोच लिया है कि वह आरुष को लेकर जाएगा तो वो लेकर जाएगा ही जाएगा। ऋषि बोला, आपने शिवांश की जिद देखी है, पर उसका प्यार नहीं। वह मुग्धा से बहुत प्यार करता है, उसने यह कष्टगी मुग्धा को पाने के लिए ही ली है। पर अस्पताल में मुग्धा को देखकर जो हालत हमारी थी,
उससे कहीं ज़्यादा बुरी उसकी भी थी और वह अच्छे से जानता है कि आरुष से दूर होकर मुग्धा जी नहीं पाएगी, इसलिए वह मुग्धा और आरुष को एक दूसरे से अलग नहीं करेगा। विक्रम जी बोले, पर अगर उसने ज़बरदस्ती मुग्धा को यहाँ से ले जाने की कोशिश करी तो मुग्धा बिना अपनी मर्जी के यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अगर वह ज़बरदस्ती मुग्धा को यहाँ से ले जा सकता था तो कभी का ले जा चुका होता, हम रोक नहीं पाते। उषा जी बोले, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, यह लड़का चाहता है क्या? वैसे भी हमारी बेटी ने इतने दुख उठाए हैं, उसकी ज़िंदगी से यह तकलीफ़ कम होने का नाम ही नहीं लेती है। आरुष अपने कमरे में गुमसुम बैठा था। सभी को ऐसा लगता था कि आरुष को यह सच नहीं पता है, जबकि यह बात वह बहुत पहले से ही जानता था। और आज भी जो कुछ भी कोर्ट में हुआ वह सब टीवी पर लाइव चल रहा था, जो आरुष ने अपने आईपैड में देख भी लिया था, इसलिए वो थोड़ा उदास था। एक बार फिर उसके जख्म ताज़ा हो गए थे। मुग्धा आरुष के पास बैठते हुए, आरू क्या बात है बच्चा, आप इतने सैड क्यों लग रहे हो? वो झट से मुग्धा के सीने से लग जाता है। मुग्धा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, क्या हुआ बेटू, किसी ने कुछ कहा क्या? मुग्धा अंदर ही अंदर घबराने लगती है कि कहीं आरुष को सच पता तो नहीं चल गया। मुग्धा आरुष को कसकर पकड़ लेती है। आरुष बोला, आउच मम्मा, क्या कर रहे हो आप, तो मुझे दबा ही दोगे। मुग्धा बोली, सॉरी सॉरी बेटू, वो आई एम रियली वेरी सॉरी, लगा तो नहीं आपको? आरुष बोला, नहीं मम्मा नहीं लगा, क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हो। मुग्धा बोली, वो बिट्टू, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आरुष मुग्धा के चेहरे को गौर से देखता है। मुग्धा काफ़ी परेशान लग रही थी। मुग्धा हिचकिचाते हुए, बेटू वो मतलब मुझे आपसे कुछ मतलब मुझे आपको कुछ बताना था। मैं वो मतलब आपने पहले मेरी पूरी बात सुनना, उसके बाद ही रिएक्ट करना, ठीक है? मैं आपको बताना चाहती थी कि आप मेरी असली मम्मा नहीं हो, यही ना? आरुष की बात सुनकर मुग्धा हैरान रह जाती है। आरुष बोला, मैं जानता हूँ कि आप मेरी रियल मम्मा नहीं हो, मेरी रियल मम्मा कोई और हो। मैं यह भी जानता हूँ कि बड्डी मेरे डैडी नहीं है, वो मेरे भाई हैं। वो कौन होते हैं? सोले मुग्धा, सौतेले? आरुष बोला, हाँ सौतेले भाई हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि सौतेले भाई का मतलब क्या होता है, जिनके या तो डैडी एक होते हैं या तो मम्मा एक होती हैं, वो लोग सौतेले भाई होते हैं। और शायद हमारे एक ही डैड हैं और मम्मा अलग अलग हैं। मुग्धा बस हैरानी से आरुष को देखे जा रही थी। इतनी बड़ी बात वह इतने आसानी से कर रहा था, उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे कैसे यह बात पता चली। मुग्धा बोला, आज जो कुछ भी हुआ वो आपने देख लिया अपने फ़ोन पर? आरुष हाँ में गर्दन हिलाता है। मुग्धा बोली, आई एम सॉरी बच्चा, वो मैं आपको पहले ही बता देना चाहती थी, पर आरुष मुग्धा के आंसू पोंछते हुए, मुझे ये बात उससे भी पहले से ही पता थी मम्मा। मैं यह बात तभी से जानता था जब हम बड्डी के साथ में उनके फार्म हाउस में थे। मुग्धा एक बार फिर हैरान रह जाती है। मुग्धा हैरानी से, आपको तब से पता था? आरुष बोला, हाँ मम्मा, मैं तभी से जानता था, पर मैंने आपको कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे पता था कि आपको बहुत हर्ट होगा। मुग्धा बोली, तो क्या आपको हर्ट नहीं हुआ? आरुष की छोटी छोटी आंखों में मोती जैसे आंसू चमकने लगते हैं। हुआ था मम्मा, बहुत बहुत सारा हुआ था, मैं रोया भी बहुत था, पर फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मेरी रियल मम्मा हो या नहीं। मेरे लिए तो बस आप ही मेरी मम्मा हो और मैं बस आप ही का बेटा हूँ। आप मेरी दुनिया हो। मुग्धा रोते हुए आरुष को अपने सीने से लगा लेती है। आरुष रोते हुए, पर प्लीज़ मम्मा, मुझे आप कभी मत छोड़ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। आपने मुझे बताया है ना कि मेरा छोटा भाई या बहन आने वाली है, मैं उसे बहुत प्यार करूँगा मम्मा, मैं उसका बहुत ध्यान भी रखूँगा, पर प्लीज़ आप मुझे मत छोड़ना। मुग्धा रोते हुए, नहीं बेटू, मेरे लिए दुनिया में सबसे पहले आप हो, आपसे बढ़कर और कोई भी नहीं है मेरे लिए, आपका भाई या बहन भी नहीं। बस आप एक प्रॉमिस कीजिए, आप आपके भाई बहन को बहुत प्यार करेंगे और मैं आपको बहुत प्यार करूँगी, ठीक है? आरुष अपने आंसू पोंछते हुए, ठीक है मम्मा, मैं उसे बहुत प्यार करूँगा और उसका बहुत ध्यान रखूँगा। आरुष बोला, एक बात बोलूँ मम्मा? मुग्धा बोली, बोलो। आरुष बोला, हम डैडी के पास चले मम्मा, मुझे उनकी बहुत याद आती है, वो भी आपको बहुत याद करते हैं। मुग्धा हैरानी से, तुम्हें कैसे पता? सॉरी मम्मा, मैंने आपसे छुपाया, मैं और डैडी फ़ोन पर बात करते हैं, वो मुझे रोज़ आपके बारे में पूछते हैं और वीडियो कॉल करने को भी बोलते हैं। मैं चुपके से वीडियो कॉल करके उन्हें आपको दिखाता हूँ। वो कुछ भी नहीं बोलते, बस चुपचाप आपको देखते हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने गलती करी है और आप उनको पनिशमेंट दे रहे हो, पर प्लीज़ मम्मा, उन्हें माफ़ कर दो और उनके पास वापस चलो, वह आपके बिना बहुत सैड हो गए हैं।
अब हंसते भी नहीं हैं, बस चुपचाप ही रहते हैं। मैं जानता हूँ कि दादी आपको पसंद नहीं करती हैं और मुझे भी नहीं करती, तो हम वापस से वो पहले वाले घर में चले जाएंगे जहाँ पर आप, मैं, डैडी, नलिनी मौसी और वो अंकल सब रहते थे। कितना मज़ा आता था ना मम्मा, हम वापस वहाँ चलें। यहाँ पर सब अच्छे हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, पर मुझे फिर भी यहाँ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप यहाँ खुश नहीं हो मम्मा। मैंने आपको अकेले में रोते देखा है, आप भी पहले की तरह हंसते नहीं हो। मुग्धा रोते हुए, यह सब इतना आसान नहीं है बच्चा, आप अभी बहुत छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओगे ना तो सब समझ जाओगे। मुग्धा और आरुष दोनों बात कर रहे थे कि नीचे कुछ शोरगुल होता है। मुग्धा और आरुष दोनों रेलिंग से नीचे देखते हैं जहां शिवांश ऋषि के साथ बहस कर रहा था। शिवांश को देखकर आरुष डैडी बोलकर दौड़ पड़ता है। शिवांश भी बाहें फैलाकर उसे उठकर अपने सीने से लगा लेता है। मुग्धा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है, पर जैसे ही शिवांश मुग्धा को देखता है वह वापस से मुंह बना लेते हैं। आरुष बोला, आप कैसे हो डैडी, मैंने आपको बहुत मिस किया। शिवांश उसके गाल पर किस करते हुए, मैंने भी आप लोगों को बहुत 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 मिस किया, पर अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको और आपकी मम्मा को लेने आया हूँ। आरुष खुश होते हुए, सच्ची? शिवांश बोला, जाओ जल्दी जाकर अपना बैग पैक करो। आरुष जाने लगता है। मुग्धा बोली, रुको बेटू, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। आप क्या, कोई कहीं नहीं जा रहा है। फिर शिवांश को देखते हुए, क्यों आए हैं आप यहाँ? शिवांश अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालते हुए, अपने बच्चे और उनकी माँ को लेने के लिए। मुग्धा बोली, देखिए शिवांश, मैं कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। शिवांश थोड़ा सख्ती से, बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, बहुत तुमने कर लिया और मैंने देख लिया, बस अब चुपचाप चलो वरना मुझे ज़बरदस्ती भी करनी आती है। ऋषि बोला, अगर मुग्धा की इच्छा नहीं है तो वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। शिवांश ऋषि को देखते हुए, साले साहब आप तो बस अब चुप ही रहिए वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ मुझे खुद नहीं पता, और यह बात फिर मेरी बीवी को भी अच्छी नहीं लगेगी। ऋषि बोला, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? शिवांश बोला, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। शिवांश सोबराय धमकियाँ नहीं देता है, करने की ताकत भी रखता है। विक्रम जी बोले, शांत हो जाओ तुम दोनों। ऋषि बोला, पर मैंने कहा चुप रहो ऋषि। विक्रम जी मुग्धा से, जाओ बेटा बैग पैक करो। सभी हैरानी से विक्रम जी को देखते हैं। मुग्धा बोली, पापा आप? विक्रम जी बोले, हाँ मैं ही तुम्हें लेकर आया था और अब मैं ही तुम्हें वापस जाने के लिए बोल रहा हूँ, जाकर बैग पैक करो। उषा जी बोली, आप ये क्या कह रहे हो? विक्रम जी बोले, मैं सही कह रहा हूँ, आपकी बेटी शादीशुदा है और अब उसे अपने पति के साथ जाना चाहिए। विक्रम जी शिवांश के पास आकर, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अपने माँ बाप का कातिल समझते हो, उसके लिए मैं बहुत बार अपनी सफाई दे चुका हूँ, पर तुम्हें यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं मुग्धा को तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और वह भी तुमसे करती है। तुम्हारे बिना एक दिन भी उसने यहाँ सुकून से नहीं काटा है। वह चाहे कुछ भी बोले, पर मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती है। तुमसे दूर रह कर दिन पर दिन उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है और अभी वो जिस स्थिति में है उसे खुश रहना बहुत ज़रूरी है, जो शायद तुम्हारे पास ही रह सकती है। इसलिए तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि यह सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, यह सब मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। शिवांश तिरछा मुस्कुराते हुए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुग्धा को मेरे साथ भेजने से मैं यह भूल जाऊंगा कि आपने मेरे माँ बाप को मारा है तो यह आपकी गलतफहमी है। मिस्टर विक्रम सिंघानिया, जब तक मैं आपको बर्बाद नहीं कर देता तब तक मेरे अंदर बदले की आग शांत नहीं होगी। यह आपने सही कहा कि मैं मुग्धा से बहुत प्यार करता हूँ और यह भी सही है कि वह भी मुझसे प्यार करती है। मेरे बिना वह रह नहीं सकती है, इसलिए आज मैं उसे अपने साथ लेकर ही जाऊँगा। ऋषि बोला, पापा आप ये सब क्या कर रहे हो? विक्रम जी बोले, ऋषि तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ। उषा जी आप आपकी बेटी को तैयार करके लेकर आइए। थोड़ी देर बाद उषा जी मुग्धा को तैयार करके नीचे लाती हैं। मुग्धा शिवांश को गुस्से से घूरती है तो शिवांश मुस्कुरा देता है। विक्रम जी मुग्धा के सिर पर हाथ रखते हुए, एक बार पहले तुझे इस घर से निकाला गया था बेटा, जब हमने अनजाने में गलती करी थी। आज मैं तुझे सोच समझ कर यहाँ से भेज रहा हूँ, इसमें तेरी ही भलाई है। माँ बाप हमेशा बच्चों की खुशी ही चाहते हैं और मैं जानता हूँ कि तेरी खुशी इस लड़के के साथ में है। अभी तुझे यहाँ से भेज रहा हूँ, मतलब इसका यह नहीं है कि तू वापस यहाँ कभी नहीं आ सकती है। जब तेरा दिल करे तू हमसे मिलने आ सकती है। यह घर उतना ही तेरा है जितना ऋषि का है। इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे।
मुग्धा रोते हुए अपने पापा के सीने से लग जाती है। शिवांश आहिस्ता से मुग्धा को कार में बैठाता है, पीछे आरुष बैठ जाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। उषा जी, विक्रम जी, तारा मुग्धा को बाहर तक छोड़ने आए थे। मुग्धा शिवांश के साथ जाना तो चाहती थी, पर अपने घर वालों से दूर होने का भी उसे बहुत दुख था। सभी की आंखें नम थी, वहीं शिवांश के चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कुराहट थी। शिवांश मुग्धा को लेकर उसके फार्म हाउस पर आता है। मुग्धा शिवांश से बहुत गुस्सा थी, इसलिए वह खुद ही उतर कर अंदर चली जाती है। शिवांश जानता था कि वह मना ही लेगा, इसलिए उसे उसके गुस्सा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुग्धा जैसे अंदर आती है, सामने नलिनी को देखकर हैरान रह जाती है। मुग्धा हैरानी से, तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो घर गई थी ना? नलिनी रोते हुए मुग्धा के गले लग जाती है। क्या हुआ है? तू ऐसे क्यों रो रही है? नलिनी उसे उसके घर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताती है। फिर तूने क्या किया? तूने उस लड़के से शादी कर ली? नलिनी रोते हुए, मेरे मन में ऐसा कभी कोई लालच नहीं आया। मैं दक्ष जी से प्यार करती हूँ, मुझे पैसे का कोई मोह नहीं था, पर पिताजी ने धमकी दी थी कि अगर मैंने उनके खिलाफ जाकर शादी करी तो वो अपनी जान ले लेंगे, इसलिए मजबूरन मुझे शादी के लिए हाँ करना पड़ा। मुग्धा हैरानी से, क्या तूने उस लड़के से शादी कर ली? तुझे दक्ष सर को धोखा दिया? नलिनी बोली, नहीं नहीं, मैंने शादी नहीं करी। मुग्धा बोली, तो फिर? नलिनी बोली, सब कुछ तैयार हो गया था, बारात दरवाजे पर आ गई थी। मैं दक्ष सर को छोड़कर किसी और से शादी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने जहर खा लिया। मुग्धा चौंकते हुए, क्या? दक्ष बोला, हाँ भाभी, इस बेवकूफ़ लड़की ने मुझे कुछ बताया नहीं और खुद ही अकेले सहती रही। वह तो अच्छा होगा कि मैं वहाँ पर सही समय पर पहुँच गया। मुग्धा बोली, पर आपको कैसे पता चला? दक्ष बोला, इसके वहाँ जाने के बाद मैं फ़ोन लगाता था, पर यह ठीक से बात ही नहीं कर रही थी। फिर बाद में तो मेरा फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी, तो इसलिए मैंने अपने कुछ गार्ड्स को वहाँ पर भेजा ताकि पता लगा सकूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। जब मुझे पता चला कि नलिनी की शादी तय कर दी है और आज ही उसकी शादी है, तो मैं वहाँ पर इससे झगड़ा करने के लिए गया था, पर वहाँ जाकर पता चला कि यह शादी ज़बरदस्ती कराई जा रही है और इस पागल लड़की ने तो जहर खा लिया है। फिर मैं इसे वहाँ से जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गया। 2 दिन तक बेहोश रही और तीसरे दिन जाकर इसे होश आया। मुग्धा बोली, फिर अंकल आंटी? माँ ने तो हमें माफ़ कर दिया, पर पिताजी ने कहा है कि अब वह दोबारा मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। मैं उनके लिए मर चुकी हूँ, बोलकर रोने लगती है। मुग्धा उसे शांत करवाती है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अंकल मान जाएंगे, पर इतना सब कुछ हुआ, किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? दक्ष बोला, आपकी लाइफ में पहले ही इतनी प्रॉब्लम चल रही थी भाभी कि आपको कुछ क्या ही बताते। शिवांश का सपोर्ट था, उसी ने इंडिया के बेस्ट डॉक्टर से नलिनी का ट्रीटमेंट करवाया और फिर हम यहाँ पर लेकर आए, वरना तो मैं शायद ही नलिनी को बचा पाता। शिवांश दक्ष के कंधे पर हाथ रखते हुए, बस कर, इतना भी कुछ नहीं किया है, जो तू करता है उसके मुकाबले तो यह कुछ भी नहीं है। मुग्धा बोली, मुझे माफ़ कर देना नंदू, तुझे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, पर मैं अपने आप में ही इतनी उलझी थी कि मैंने खुद भी तो फ़ोन नहीं लगाया। और तू भी कितनी पागल है, तू मुझे बता नहीं सकती थी? मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती तो मैं तुझे सबसे पहले फ़ोन करती हूँ, और तेरे साथ इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तुम सब बहुत बुरे हो, मुझे तुम सब से किसी से भी बात नहीं करनी। ऐसा बोलकर मुग्धा अपने रूम में चली जाती है। नलिनी बोली, अरे मुग्धा, सुन मेरी बात। वह कुछ बोले उससे पहले ही मुग्धा कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है। दक्ष बोला, मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। शिवांश बोला, क्या बात है? तू थोड़ा परेशान लग रहा है। दक्ष बोला, बात ही ऐसी है, हमें अभी ऑफिस जाना होगा। शिवांश बोला, पर अभी? दक्ष बोला, भाभी थोड़ी गुस्सा है, वो भी उनकी दोस्त से, वो उन्हें मना लेगी। फिर नलिनी की तरफ देखते हुए, क्यों, मना लोगी ना? नलिनी हाँ में पलके झपका देती है। शिवांश बोला, उसका ध्यान रखना, उसे कुछ खिला देना, हम थोड़ी देर में ही आ जाएंगे। नलिनी बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। दक्ष और शिवांश दोनों ऑफिस चले जाते हैं। शिवांश बोला, अब बताएगा अभी क्या परेशानी है? दक्ष एक गहरी सांस छोड़ते हुए, आहूजा। शिवांश बोला, अब क्या किया है उसने? दक्ष बोला, वो इंडिया आ गया है और उसका पहला निशाना तू ही होगा, अब हमें संभल कर रहना होगा। शिवांश अपने फोरहेड को रब करते हुए, इस आहूजा का कुछ तो करना पड़ेगा, हम इसके पैर इंडिया में जमने नहीं दे सकते हैं। दक्ष बोला, उसके 3 कॉन्ट्रैक्ट पूरे होने वाले हैं और अगर वह सक्सेसफुल हो गए तो उसे यहाँ से भगाना हमारे लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। शिवांश चुप हो जाता है। दक्ष शिवांश की ओर देख रहा था कि कुछ बोले, पर वह चुपचाप रहता है। थोड़ी देर बाद, डिस्ट्रॉय ऑल द प्रोजेक्ट। दक्ष हैरानी से,
शिवांश बोला, मैंने कहा बर्बाद कर दो तीनों प्रोजेक्ट को, पूरी तरीके से बर्बाद। दक्ष बोला, पर इसमें बहुत रिस्क है और दूसरा इसका सारा पैसा गवर्नमेंट का है, उनको भी भारी नुकसान होगा, हम उसके लिए अपने साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, यह करोड़ों लोगों के पसीने की कमाई है। शिवांश बोला, फिर भी सब कुछ खत्म कर दो। दक्ष बोला, पर शिवांश बोला, जितना बोला है उतना करो। दक्ष बोला, मुझसे नहीं होगा, भले ही हम चाहते हैं वो इंडिया में ना आए, पर मैं इंडिया के गरीब लोगों का पैसा ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता, यह उनके सुख सुविधाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए ना तो मैं खुद गलत काम करूंगा और ना तुझे ही करने दूंगा। अब दादी मुग्धा और शिवांश को एक दूसरे से दूर करने के लिए रिया के साथ मिलकर कौन सी चाल चलेंगे? क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा या मुग्धा और शिवांश एक बार फिर मुसीबत में फंस जाएंगे? क्या मुग्धा शिवांश के सामने अपने परिवार को बेगुनाह साबित कर पाएगी? सिंघानिया परिवार को शिवांश के माता पिता का कातिल बताने के पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है? ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।